देखिए, एक होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात है, थ्योरी की हद तक पता होनी चाहिए। इसका इम्पैक्ट आपकी डबल एंट्री और कैलकुलेशन पे नहीं पड़ता। ऑर्डिनरी शेयर बेचे कंपनी या प्रेफरेंस शेयर बेचे, डबल एंट्री वही बनती है, बैंक डेबिट ओएससी क्रेडिट अगर ऑर्डिनरी शेयर बेचे, और शेयर प्रीमियम क्रेडिट अगर प्रीमियम है तो। अगर ऑर्डिनरी की जगह कंपनी प्रेफरेंस शेयर बेचे तो डबल एंट्री क्या बनती है? सेम, बैंक डेबिट ओएससी की जगह पीएससी क्रेडिट हो जाता है, शेयर प्रीमियम वही रहता है। पर आप ओएससी की जगह क्या करोगे? पीएससी। क्या करोगे उसमें? पार वैल्यू सेम, सब सेम। थियोरेटिकल डिफरेंस है इसके अंदर, थ्योरी का डिफरेंस है। अब ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की थ्योरी में क्या डिफरेंस है? लेकिन ऑर्डिनरी शेयर का पॉइंट नंबर 1, ऑर्डिनरी शेयर पॉइंट नंबर 1 लिखें। एक तो तुम लोग वैसी क्लासेस में नहीं आते हो, क्लास में आप लोग बाहर खड़े हो, नहीं पढ़ना। ये भी सही है। वो और किसी गाने का इंतजार करें फिर एक साथ। अच्छा, ऑर्डिनरी शेयर में देखिए क्या है। ऑर्डिनरी शेयर इन शेयर्स की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कंपनी की मर्जी ऑर्डिनरी शेयर बेच रही है, प्रेफरेंस शेयर बेच रही है, लोगों को ऑर्डिनरी खरीदते हैं, प्रेफरेंस खरीदना है, प्रेफरेंस खरीदते हैं। ऑर्डिनरी शेयर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नंबर 1, नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को नहीं पता कि उनको डिविडेंड कितना मिलेगा इस साल। ये डायरेक्टर की मर्जी पर डिपेंड करता है, डायरेक्टर की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। एक लाख का प्रॉफिट हो रहा है, डायरेक्टर 10,000 का डिविडेंड दे रहा है, दे सकता है। 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, डायरेक्टर 2,000 रुपए का डिविडेंड दे रहा है, सिर्फ दे सकता है। 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, डायरेक्टर 50,000 का डिविडेंड दे रहा है, दे सकता है। ऑर्डिनरी शेयर को पता ही नहीं है डायरेक्टर कितना डिविडेंड इस साल उनको देगा, तो इनका रिटर्न फिक्स्ड नहीं है। साल के इनको क्या मिलेंगे? ऑर्डिनरी शेयर पे क्या डिविडेंड मिलेंगे, ये उसको फिक्स्ड नहीं। हो गई एक बात। जबकि इनका रिटर्न फिक्स्ड है। फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड पर ईयर इनका फिक्स्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, दिया हुआ होगा सवाल, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को पहले ही बता देते हैं। 30,000 के प्रेफरेंस शेयर में उनके साथ ना परसेंटेज लगी हुई होती है, डिवेंचर की तरह, लोन की तरह एक परसेंटेज लगी हुई होती है। 20% ऐसे लिखा हुआ है, समझे? ऐसे लिखा हुआ है 30,000 20% प्रेफरेंस शेयर्स, ये लिखा हुआ मिलेगा। इससे आपको क्या पता चल रहा है? 2 बातें। कितने के प्रेफरेंस शेयर हैं? 30,000 के। कितना परसेंट इनको साल का मिलेगा? तो 30,000 का 20% निकालें, कितना हो जाएगा? ये इनका फिक्स्ड है, साल के 6,000 मिलेंगे इनको, फिक्स्ड, बात खत्म। ये फ़र्क है प्रेफरेंस में और ऑर्डिनरी में। क्या फ़र्क है? प्रेफरेंस का साल का रिटर्न क्या होता है? फिक्स्ड। ऑर्डिनरी का रिटर्न फिक्स नहीं होता। दूसरी बात, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो मालिक को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इनका भी यही है, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। लेकिन इसमें भी प्रेफरेंस की कुछ कैटेगरीज होती हैं, उसके बाद आगे कर लेते हैं। थर्ड, दे कैन वोट इन एनुअल जनरल मीटिंग। साल की जो मीटिंग होती है ना एक, उसमें ऑर्डिनरी शेयर वोट कर सकते हैं डायरेक्टर्स को। तो जिन डायरेक्टर्स को वोटिंग मिलती है, फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं, तो वो जो वोटिंग वाली पावर होती है ना, वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास है। प्रेफरेंस कैन नॉट वोट, दे कैन नॉट वोट इन AGM, ये वोट नहीं कर सकते AGM में। ठीक हो गया?
ordinary shares receive dividend after payment to preference shares। ऑर्डिनरी शेयर को डिविडेंड कब मिलता है भाई? ऑर्डिनरी शेयर को डिविडेंड बाद में मिलता है। प्रेफरेंस का नाम प्रेफरेंस क्यों है? क्योंकि प्रेफरेंस को प्रेफरेंस मिलती है। किस चीज़ की प्रेफरेंस मिलती है? डिविडेंड और मुनाफे की प्रेफरेंस मिलती है। प्रेफरेंस शेयर्स को पहले डिविडेंड मिलता है, पहले मुनाफा मिलता है। प्रेफरेंस शेयर को जब मुनाफा मिल जाता है ना, उसके बाद अगर बचता है तो ऑर्डिनरी को मिलता है। तो ऑर्डिनरी को बचा हुआ मिलता है मुनाफा। तो प्रेफरेंस को क्या है? प्रेफरेंस है। किस चीज़ में प्रेफरेंस है? प्रॉफिटेबिलिटी में प्रेफरेंस है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर पेड डिविडेंड फर्स्ट, देन ऑर्डिनरी शेयर्स को मिलता है। सही है? तो ये चौथा फर्क आ गया। फर्क नहीं, चौथा पॉइंटर आ गया। प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड डिविडेंड प्रायर टू ऑर्डिनरी शेयर्स। इनको हम डिविडेंड देते हैं ऑर्डिनरी शेयर से पहले, राइट? ये बस ये थ्योरेटिकल बातें हैं जो आपको याद रखनी। ठीक हो गई बात? अब हम आते हैं आगे कंपनी अकाउंट्स की इनकम स्टेटमेंट वाली बात पे। अब फॉर्मेट देखें। ये एक फॉर्मेट है जो आपको पता होना चाहिए। अब वो ये है, कंपनी की, सुने, हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट गाइस, इसको सिर्फ देख लें आप। इसमें मेरा कुछ पढ़ाने का नहीं है, या आपने पढ़ा हुआ है, आपको आता है, सिर्फ बताना है। सुन लें, इनकम स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है? सेल से। और फिर क्या माइनस होता है? सेल रिटर्न। नेट सेल आ जाती है, और फिर हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में वही सारी चीजें आती हैं। क्या आता है? ओपनिंग इन्वेंटरी, परचेज, कैरेज, परचेज रिटर्न और क्लोजिंग, स्टॉक ड्राइंग। कंपनी अकाउंट्स में ड्राइंग्स नहीं हो सकती, नॉन प्रॉफिट में और कंपनी में ड्राइंग्स नहीं हो सकती। ये याद रखिए, कंपनी में ड्राइंग्स नहीं हो सकती। आप कंपनी के, फॉर एग्जांपल, आप आज यूनिलीवर का एक शेयर खरीद लेते हो। आप यूनिलीवर का एक शेयर खरीदते हो स्टॉक एक्सचेंज से, तो आप मालिक हो गए एक शेयर। ठीक है, आप भी मालिक हो, लेकिन आप कंपनी के अंदर भी नहीं जा सकते। यूनिलीवर वाले आपको दरवाजे में भी नहीं अंदर आने देंगे। आप ही नहीं बोले मैं एक शेयर है, मैं मालिक हूँ, अंदर आकर ऑफिस में बैठूंगा। बोले चल बात सही है। कंपनी शेयर होल्डर्स ओन तो करते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स कंपनी की डे टू डे ऑपरेशंस में इंटरफेयर नहीं कर सकते, कंपनी के अंदर तक नहीं जा सकते। तो आप बेशक यूनिलीवर के मालिक हो जाओगे, ओनर हो जाओगे, शेयर होल्डर हो जाओगे, लेकिन आप यूनिलीवर के अंदर भी नहीं जा सकते। ऐसे ही है। तो आप ड्राइंग कैसे करोगे? राइट? तो ये सिस्टम है ही नहीं। तो कंपनीज में और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे दोनों में ड्राइंग्स नहीं होती, होंगी ही नहीं, आएंगी ही नहीं, आ सकती ही नहीं। अच्छा, अब सुने, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंपनी में क्या होता है? कंपनी में हम कॉस्ट ऑफ सेल्स वैसे ही कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कंपनी अकाउंट्स की इनकम स्टेटमेंट के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल नहीं लिखते। मतलब इसके हम अलग से वर्किंग करेंगे। हेडिंग डालेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरेज इनवर्ट्स, हाँ दिया हुआ, सब दिया हुआ। परचेज रिटर्न माइनस, कुछ अलग नहीं है, सेम है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन पांचों को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आप कैलकुलेट करोगे, और ये कॉस्ट ऑफ सेल आप कैलकुलेट करके इधर माइनस कर दो।
यहाँ नहीं करते। कंपनी अकाउंट्स में हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल नहीं सॉल्व करते, सिर्फ कंपनी में होता है ये, और सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, सिंगल एंट्री कहीं ऐसा नहीं होता, सिर्फ कंपनी में होता है। कंपनीज, ये कंपनी का इंटरनेशनल फॉर्मेट है, कंपनी अकाउंट्स एज पर इंटरनेशनल। अब मैं तुम्हें लंबी बात करूँगा तुम्हें समझ नहीं आएगी, फ़ायदा नहीं है ना, अब मैं फ़ायदा नहीं है उसका। कंपनीज अकाउंटिंग करती हैं एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब क्या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, कौन से होते हैं, IAS 1 लगता है, उसके क्या रूल होते हैं, एनुअल जनरल रिपोर्ट्स बनती हैं, वो क्या होता है, वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो आसान बात ये कि कंपनी अकाउंट्स में, गाइस बात सुने इधर यार, वो एक आप लोग ऐसे यार पता मैं बोल रहा हूँ, सुन नहीं रहे, उसको देख रहे कौन अंदर आ रहा है, भाई इंसान ही आ रहा है उसी तरह आगे जिस तरह आप अंदर आओ। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग अलग से करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल आप कैलकुलेट करेंगे उधर और यहाँ लेकर आ जाएंगे। अच्छा, अब इसमें दो बातें, ओ लेवल्स में इस चीज़ को एग्जामिनर ने एक आध सवाल में किया हुआ है और एक आध सवाल में नहीं भी किया हुआ। तो ओ लेवल्स में इसका मतलब वो आपको आपकी मर्जी करने के लिए कह रहा है कि आपको यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल सॉल्व करना है तो कर लो, मसला नहीं है। लेकिन सही तरीका क्या है, सिर्फ कंपनी अकाउंट्स में आप कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग अलग से करते हो, वर्किंग लिखकर कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट कर लेते हो, उस कॉस्ट ऑफ सेल की एक वैल्यू को यहाँ लेके आ जाते हो और माइनस कराते हो। यार होगा, पेस होगा। मैं ये कहता हूँ कि तुम्हें तो नहीं पता ना इस बार एग्जामिनर क्या सोच रहा है, किस तरह कॉस्ट ऑफ सेल सॉल्व करनी है। हो सकता है तुम इधर ही सॉल्व करो, मार्क्स ना काटे, हो सकता है। लेकिन सेफ साइड पे बेहतर तरीका क्या है, हम अलग से कहीं पे भी, देखो वर्किंग तुम कहीं पे भी करो वो देख लेगा, तुमने लिख देना यहाँ पे W, इसका मतलब तुम वर्किंग कर रहे हो, वो ढूंढ लेगा वर्किंग तुमने किधर करी है इसकी। तुम कहीं पे भी तुम्हें जगह मिले ना, आगे पीछे होगी जगह होगी, तो वहाँ पे तुम कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग कर लेना, कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लेना, कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू एक यहाँ पे ले आना, ठीक है। तो कंपनी अकाउंट्स का सही तरीका ये है कि कंपनी अकाउंट्स में कॉस्ट ऑफ सेल्स आप वर्किंग में सॉल्व करते हो, उसी तरह से होती है, नई चीज कुछ नहीं, उसी तरह से बस वर्किंग में सॉल्व किया, कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू निकाली, वो इधर लेकर आ। तो सेल्स में से फिर कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करी, क्या क्या, ग्रॉस। फिर आप अदर इनकम्स हैं तो वो ऐड कर दो, अदर इनकम्स अगर हैं तो, डिस्काउंट रिसीव्ड, कुछ और रिसीव्ड है तो, और फिर आप लिख दो लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंस में आ गया एडमिन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस माइनस करके आपके पास क्या आ गया, प्रॉफिट। अब ये बात सुन लें यहाँ पे, ये क्या है, जो प्रॉफिट आया ना खर्चों के बाद, कंपनी अकाउंट्स में ये कहलाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कौन सा प्रॉफिट, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले वाला प्रॉफिट। क्योंकि हम इंटरेस्ट को कंपनी अकाउंट्स में, सिर्फ कंपनी अकाउंट्स में हम इंटरेस्ट वैसे क्या होता है, हमारा खर्चा एक्सपेंस होता है, लेकिन सिर्फ कंपनी अकाउंट्स में हम इंटरेस्ट को एक्सपेंस में नहीं डालते। कंपनी अकाउंट्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस में नहीं आता, नेट प्रॉफिट के बाद अलग से है, वही डिबेंचर पे परसेंटेज लगाएंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, लेकिन हम उसको एक्सपेंस में नहीं लिखेंगे, सिर्फ कंपनी अकाउंट्स में। कहाँ लिखेंगे, पहले हम प्रॉफिट निकाल लेंगे जो कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हम माइनस करेंगे यहाँ से लेस इंटरेस्ट, अब हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे। और अगर टैक्स है सवाल में, जो कि अभी तक ओ लेवल्स के सवाल में नहीं आया, और आ भी जाए तो कोई वर्किंग नहीं है, टैक्स होगा तो दिया होगा यार इतना टैक्स है, दिया होगा, तो इंटरेस्ट और टैक्स हम अलग से माइनस करते हैं, और फिर हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहां पे आके इनकम स्टेटमेंट खत्म हो जाता है। यानी कि इन शॉर्ट पूरी इनकम स्टेटमेंट सेम वही है जो बनती है, बस कॉस्ट ऑफ सेल इनकम स्टेटमेंट के अंदर नहीं लिखते, हम वर्किंग करके ले आते हैं एक वैल्यू, और इंटरेस्ट और टैक्स को हम प्रॉफिट निकालने के बाद अलग से सब्ट्रैक्ट करते हैं। बाकी इनकम स्टेटमेंट वैसे ही है,
प्रीपेड होगा तो वो माइनस होगा, अक्रूड होगा तो वो ऐड होगा, डेप्रिसिएशन एसएलएम होगी, आरबीएम होगी, वो कैलकुलेट होगी, खर्चों में डलेगी, सब कुछ सेम है। सही है, कोई फर्क नहीं है, सेम इनकम स्टेटमेंट बन रही है आपकी, कोई फर्क नहीं। बस इंटरेस्ट और टैक्स को आपने प्रॉफिट से अलग से माइनस करना और कॉस्ट ऑफ सेल की अलग से एक वैल्यू ला के यहाँ लिख लो। इसमें कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। हाँ हाँ आएगा, एक्सपेंस में आएगा भी। सारी एडजस्टमेंट सेम इनकम स्टेटमेंट में, कोई चीज अलग नहीं। सही है, यहां तो कोई प्रॉब्लम, इनकम स्टेटमेंट यहां पे खत्म हो जाएगी। सही है, सही है, सेम इनकम स्टेटमेंट, कोई चीज अलग नहीं। हाँ आप सवाल में देखोगे ट्रायल बैलेंस होगा, डिबेंचर लिखा हुआ होगा, डिबेंचर और परसेंटेज होगी। यहाँ लोन की जगह नाम क्या आ गया, डिबेंचर। लोन होता तब भी आप क्या करते हैं, लोन के अमाउंट से परसेंटेज मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ भी ये करोगे, डिबेंचर के अमाउंट से परसेंटेज मल्टीप्लाई करोगे, इंटरेस्ट आ जाएगा, वो लिख दो। जैसे हर सवाल में करते हो वैसे ही करोगे, बस यहाँ पे अलग से लिखो, नेट प्रॉफिट के बाद माइनस होगा। सही हो गया, या इनकम स्टेटमेंट खत्म, सिंपल इनकम स्टेटमेंट है, नॉर्मल जैसे बनती है वैसे ही है, वैसे ही सवाल आएगा, वैसे ही खर्चे आएंगे, सब वैसे ही। इनकम स्टेटमेंट आप कहां पे खत्म कर रहे हो, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड। अब इसके बाद बनता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जो हम बना रहे थे एसओसीई, वो इनकम स्टेटमेंट के बाद बनते। तो हमने पहले कंपनी अकाउंट्स पढ़ा, हमने एसओसी जो नई चीज थी वो सीखी, पहले एसओसी आ गई, अब हम फॉर्मेट में डालने वो किधर आती। हाँ आईएएस बनानी होगी, एसओसी बनानी होगी और बैलेंस शीट। अच्छा कंपनी में मसला क्या है, कंपनी के सवाल दो तरह से आ सकते हैं। एक जैसे हमने करे इस तरह का सवाल, इस तरह का सवाल आ सकता है, इसमें तो आपको क्या बनानी है, डबल एंट्री और एसओसी। दूसरा सवाल जिसमें वो इनकम स्टेटमेंट की चीजें देगा, इनमें से कुछ दे देगा और बैलेंस शीट। तो दूसरी तरह का जो सवाल है वो इस तरह होगा जिस तरह मैं करा रहा हूँ। पहले आप इनकम स्टेटमेंट बना लोगे सिंपल जैसे बनती है, फिर आप एसओसी बनाओगे और फिर बैलेंस शीट। यार आनी तो नहीं चाहिए, इतना लंबा सवाल अब होता नहीं है हमारे यहाँ, 20 नंबर का सवाल होता है सिर्फ। तो या तो बोलेगा इनकम स्टेटमेंट बनाओ और एसओसी बना लो, या वो बोलेगा एसओसी बनाओ बैलेंस शीट बना लो, या वो बोलेगा डबल एंट्री बनाओ और एसओसी बना लो। इन्हीं में से देगा कोई देगा। मेन चीज़ क्या है, एसओसी, वो लाजमी देगा, वही आपको आनी चाहिए, वही मेन कंपनी है। अच्छा अब एसओसी कैसे बनेगी, यहाँ पे देखें, जितने रिजर्व सवाल में हैं, जितने रिजर्व्स वो ब्रॉड डाउन में आएंगे। आप सवाल पढ़ोगे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस आपने देखा भाई ओएससी है, शेयर प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, रिटेन प्रॉफिट। ठीक हो गया, ये रिजर्व्स आ गए। सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी इसमें, ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन में क्या आएगा, ओएससी जो पहले से सवाल में दिया हुआ है, शेयर प्रीमियम जो दिया हुआ है, जनरल रिजर्व जितना दिया हुआ है और रिटेन प्रॉफिट जो दिया हुआ है। अच्छा एक और बात, 95% जो ओ लेवल में पास पेपर में सवाल आए ना कंपनी के, उसमें शेयर प्रीमियम भी नहीं है। नहीं है तो नहीं लिखेगा, होगा तो लिख देगा, जो है वो लिख देगा, जो नहीं है वो नहीं लिखेगा। सही है, तो सबसे पहले क्या आ गया, ब्रॉड डाउन आ गया। अब आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे, सबसे पहली चीज आपने क्या निकाली है, जो इनकम स्टेटमेंट बना के आपने निकाली है। इनकम स्टेटमेंट बना के क्या निकाली आपने, प्रॉफिट। कौन सा, वो लिख दो आप पहले या बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। प्रॉफिट आफ्टर वाला आएगा। अच्छा इससे पहले देखें, इससे पहले भी जो हमने सवाल किया इसमें क्या लिखा है, प्रॉफिट आफ्टर ही लिखा है, हमने अलग से वर्किंग कर ली थी। बिफोर दिया हुआ था, ऊपर देखें बिफोर दिया हुआ था, हमने इंटरेस्ट और टैक्स हटाया, क्या निकाला, प्रॉफिट। क्योंकि एसओसी में जो प्रॉफिट जाता है वो कौन सा जाता है, आफ्टर वाला ही जाता है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ भी यही है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकला, ये आ जाएगा एसओसी में। किधर जाएगा, कौन से रिजर्व में जाएगा, ये रिटेन प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। फिर वो डिविडेंड बताएगा आपको, कौन सा रिकॉर्ड करेंगे, लास्ट ईयर प्रोपोस्ट। कहाँ से माइनस हो गया डिविडेंड, और कौन सा डिविडेंड रिकॉर्ड होगा, इंटरम, ये भी कहाँ से माइनस होगा। और क्या है, द ट्रांसफर टू रिजर्व अगर है तो जनरल रिजर्व में ऐड, रिटेन प्रॉफिट से
और क्या आएगा इसमें, इशू ऑफ शेयर्स अगर हुए तो ओएससी में ऐड, शेयर प्रीमियम में ऐड, खत्म। ये एसओसी बनेगी जैसे बनती है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। अब ये इनकम स्टेटमेंट के साथ भी आ गई तो क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं, वही चीज आएंगे जो आती है एसओसी में। मेन चीज कंपनी अकाउंट से क्या है, एसओसी, खत्म। 95% कंपनी अकाउंट से एसओसी, आपको एसओसी बनानी आ गई, 95% कंपनी अकाउंट आ गए। अब इसके बाद बैलेंस शीट बना लेते हैं। क्या फॉर्मेट हुआ, इनकम स्टेटमेंट है पहले, इनकम स्टेटमेंट के बाद क्या है, एसओसी है, और फिर क्या है, बैलेंस शीट। सुने, बैलेंस शीट सुन लें। बैलेंस शीट में इधर देखें, बैलेंस शीट में क्या देगा, एनसीए। एनसीए में से आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस कौन सी, पुरानी जो दी हुई और जो निकाली, दोनों मिलाकर जैसे होती है बैलेंस शीट में, चाहे सोल ट्रेडर की बनाओ, पार्टनरशिप की बनाओ, आप यही होता है ना बैलेंस शीट में। एक जगह डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होती बस। बैलेंस शीट में एसेट में से एक कंडीशन में डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होती। कब नहीं होती, जब आपने नेट बुक वैल्यू अकाउंट से सवाल सॉल्व करा। अगर डेप्रिसिएशन किससे निकाली है, नेट बुक वैल्यू अकाउंट से, फिर वो बैलेंस शीट में माइनस नहीं, वो सिंगल एंट्री में होता है, वो नॉन प्रॉफिट में होता है ज़्यादातर। बाकी सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी, सब में यही होगा, मैन्युफैक्चरिंग सब में यही होगा, ओल्ड प्लस न्यू। करंट एसेट्स, अच्छा बैलेंस शीट में वैसे भी कर सकते हो ना, पहले वाले कॉलम में कॉस्ट, दूसरे वाले कॉलम में डेप्रिसिएशन, तीसरे वाले में नेट बुक वैल्यू, जो आपको सही लगा वैसे कर सकते हो, दोनों एक्सेप्टेबल। करंट एसेट्स, करंट एसेट क्या होते हैं, वही आएंगे यहाँ पे, क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसके बाद रिसीवेबल्स। रिसीवेबल में से क्या माइनस होगा, बैड डेट और पीपीटी, फिर क्या आएगा, बैंक, फिर क्या आएगा, कैश, फिर क्या आएगा, प्रीपेड, ऐड हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, कैपिटल एंड एसेट्स आ गए ना सारे। सेम बैलेंस शीट बनी है, सोल ट्रेडर की भी ऐसे बनती है, पार्टनरशिप की भी ऐसे बनती है, मैन्युफैक्चरिंग की भी ऐसे बनती है, कंपनी की भी ऐसे बनती है, कोई नई चीज आई नहीं इसमें। कैपिटल एंड लायबिलिटीज आ जाए। सुने बात, कंपनी का कैपिटल क्या है, रिजर्व्स। रिजर्व सारे किधर हैं, एसओसी के अंदर। एसओसी के किधर हैं, सीडीज। बैलेंस शीट में कैपिटल की जगह रिजर्व्स आएंगे, बैलेंस शीट में कैपिटल की जगह क्या आएंगे, और रिजर्व का कौन सा अमाउंट आएगा, सीडी। वो कहाँ से मिलेगा, एसओसी का सीडी। तो एसओसी का जो सीडी है, ओएससी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है सारे, एसओसीई के सीडी बैलेंसेस। ओएससी का सीडी, शेयर प्रीमियम का सीडी, पीएससी अगर है, जो भी है, सीडी, जनरल रिजर्व है उसका सीडी, और रिटेन प्रॉफिट है तो उसका सीडी। ये कैपिटल आ गया कंपनी। रिजर्व्स के सीडीज कहाँ हैं, एसओसी के सीडीज। एसओसी के सीडीज आ जाएंगे सारे, ठीक हो गया, सही है। अब आ जाए आप लायबिलिटी, बस ये चीज आप सुने। सोल ट्रेडर सॉल्व करते हैं, सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर का कैपिटल क्या होता है, कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स। पार्टनरशिप का कैपिटल क्या होता है, कैपिटल और करंट अकाउंट के सीडीज। कंपनी का कैपिटल क्या होता है, रिजर्व्स, एसओसी के सीडीज। लायबिलिटी वैसी आएंगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लोन। कंपनी में लोन क्या है, डिवेंचर्स। और लायबिलिटी क्या आएगा, पेबल्स। जगह नहीं है, मैं इधर थोड़ा शॉर्ट करके लिख देता हूँ, आप लोगों को याद रहे ताकि। पेबल्स, अक्रूड, सही है ना। करंट लायबिलिटी खत्म, वो सब ऐसी रहेंगी, बैलेंस शीट खत्म। तो ना बैलेंस शीट में कोई नई चीज़ है, ना इनकम स्टेटमेंट में कोई नई चीज़ है। एक ही कंपनी अकाउंट्स की मेन चीज़ है, वो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जो आ सकता है सब करवा दिए। डबल एंट्रीज भी करा दी हैं, डबल एंट्री ओ लेवल्स में आती नहीं है, मैंने आपको करा दी है। इशू ऑफ शेयर के अंदर प्रीमियम वाली एंट्रीज आई नहीं है अभी तक। शेयर प्रीमियम पे बेच रहे हैं, वो पार वैल्यू पे बेचता है शेयर। जैसे शेयर प्रीमियम नहीं होता, वो वाली एंट्रीज भी कराई हैं और शेयर प्रीमियम के साथ भी करा दी मैंने आपको। अभी तक उसने शेयर प्रीमियम के साथ वाली नहीं दी, हम कर चुके हैं।
तो हमने कंपनी अकाउंट ज़्यादा ही पढ़ा है जितना आता है उससे। ठीक हो गया, ये पूरा कंपनी अकाउंट। क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर सवाल में होगा तो रिजर्व्स में दिया हुआ होगा, वो भी ऐसे ही आ जाएगा उसके कॉल एसओसी में आएगा, हर रिजर्व आएगा एसओसी का रिजर्व। मेन चीज कंपनी की एसओसीई ही है। सही हो गया। अब इसके पास पेपर के सवाल कर लेंगे हम। अब इधर मेरी बात सुना, हमें कंपनी अकाउंट्स के पास पेपर के सवाल करने हैं। गाइस एक मिनट बात सुन लें। कंपनी अकाउंट्स पास पेपर क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन के पास पेपर क्वेश्चन जो हम कल ऑनलाइन क्लास रख के कर लेंगे दोनों। अच्छा, अब हमें, मैं आपको भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी पढ़ा देता हूँ, एक स्टेटमेंट है उसके अंदर से। सही है? क्या चीज़ नहीं है, एक स्टेटमेंट है ना उसकी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी। 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट की स्टेटमेंट इतना ही है सिलेबस में, वो भी करा देता हूँ। और फिर एरर्स रह गए और कुछ लोगों का रेशोज भी रह गए बस। अच्छा एक बात और सुने, कोशिश ये करेंगे जिनकी जो जो चीज़ें रह गई हैं हम 10 अप्रैल से पहले इंशाल्लाह ताला होपफुली ख़त्म कर लें। और फिर 10 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक मैं आपको एमसीक्यूज और ईयरली पास पेपर कराऊंगा। 20 अप्रैल ऑनवर्ड्स कोई थोड़े बहुत जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो वो कर लेंगे, या वर्कशॉप हुई तो उसको देख लेंगे ताकि रिवीजन हो जाए एक सारा। तब तक हमें 10 अप्रैल तक जो चीज़ें रहेंगी वो कवर करनी है। कल हमारा टास्क क्या है, कल हमें ऑनलाइन क्लास में कंपनी अकाउंट्स के पास पेपर के सवाल करने हैं। सेम हो गए, कोई नई चीज़ नहीं आएगी, सिर्फ एसओसी आपको आनी चाहिए, कुछ नया नहीं आएगा। अच्छा, कंपनी में एक चीज़ और है, कंपनी का आज से 4 साल पहले जो फॉर्मेट था और जो चीज़ें थी आपके सिलेबस में 4 या 5 साल पहले, वो अब नहीं है। तो हम 4 या 5 साल पुराने सवाल नहीं करेंगे कंपनी के पास पेपर के। अच्छा, उसमें पहले क्या होता था, कंपनी में बनता था एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनरशिप होता था ना, एप्रो कंपनी में भी पहले बनता था, 5 साल 6 साल पहले बनता था, लेकिन उस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को रिप्लेस कर दिया गया है एसओसी से। तो मुझसे दोबारा कोई ये सवाल ना करे सर एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारे सिलेबस में कंपनी का पार्टनरशिप का नहीं, कंपनी का एप्रोप्रिएशन हमारे सिलेबस में नहीं है। उसकी जगह क्या आ चुका है, एसओसीई आ चुका है। ठीक हो गई ये बात।